19वीं सदी का भारत अंग्रेजों का राज था। हमारे अपने ही लोग ऊंची जाति वाले सदियों से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे थे। उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। वे गुलामों से कम नहीं थे। यह वो दौर था जब समाज में भेदभाव चरम पर था। जाति व्यवस्था ने लोगों को जकड़ रखा था। गरीब और दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। अन्याय का साम्राज्य था। ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म हुआ, एक ऐसा शख्स जो इन बेड़ियों को तोड़ने आया था, जो सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को करीब से देखा था। ऊंची जाति के लोगों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया था। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में उन्हें आने का निमंत्रण मिला, पर जब वे शादी में गए तो ऊंची जाति के लोगों ने उनका अपमान किया। उन्हें शादी से भगा दिया गया। यह घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे। वे दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें उनके राइट्स के प्रति जागरूक करेंगे। साल 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। यह किताब उस समय के समाज पर एक करारा प्रहार थी। इस किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं थी। यह आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 5। नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में। वराह के मरने के बाद द्विज ब्राह्मण लोगों का मुखिया कौन हुआ? नरसिंह। नरसिंह स्वभाव से कैसा था? नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बहुत बलवान था। उसने क्या क्या किया था? सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसलिए बहुत दिनों तक गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम के बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया था। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट किया कि उसे अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूंछें लगवाई और वह एक तरह से नकली महाभयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छिपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पातल पहन लिया और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से झूमते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में जहां खंभों का तांता लगा हुआ था वहां जाकर छिपकर खड़ा रहा। इसी दरमियान हिरण्यकश्यप ने सारे दिन का शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर में एकांत में आकर निर्भयता से आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटते ही नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की गर्दी से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा।
उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाए हुए बघनखे से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द के बाद में उनका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह मतलब सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क को और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। नरसिंह की इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रों, ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की है या नहीं? विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर वह अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दुष्ट दंगाखोरों की परेशानी से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रा का मुखिया बटू वामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। संदर्भ: विप्रिय, अप्रिय, धोखेबाज, छलीकपटी, दुष्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।